हेलो क्लास, मैं पूजा आप सबके विद्या क्रिएटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज से आप लोग की सोशियोलॉजी की क्लास शुरू हो रही है और हम जो है पूरे सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप यहाँ कंप्लीट कराएंगे। तो हम जिन टॉपिक से हम शुरू करने वाले हैं तो वो एक कॉमन टॉपिक है, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, जीआईसी की कर रहे हों या नेट की कर रहे हों। तीनों ही सिलेबस में कुछ चैप्टर्स कॉमन है, कुछ टॉपिक कॉमन है जो कि सभी को पढ़ना होता है। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे और जब वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर स्टेप बाय स्टेप जीआईसी और नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हम आगे कंप्लीट करा देंगे। तो सबसे पहले हम उन्हीं कॉमन टॉपिक पे चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, हर सब्जेक्ट की ना कुछ तकनीकी शब्दावलियाँ होती हैं जिनको समझने के बाद ही हम सब्जेक्ट को समझ पाते हैं। उन्हें तकनीकी शब्दावली इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते समय ये शब्दावलियाँ बार बार आती हैं, ठीक है। तो चूँकि ये जब बार बार आएंगी तो इनको समझना ज़रूरी है आगे के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ये जो शब्दावलियाँ हैं अवधारणाएँ भी हैं, न सिर्फ एक शब्दावली है बल्कि ये अवधारणाएँ भी हैं। तो इनको हम पहले समझ लें, फिर बाकी के सिलेबस को जो कि और डीपर होता जाएगा हम उधर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम ये देखें कि सोशियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट में जो उसकी मूल अवधारणाएं हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनको कि हम इस पूरे सब्जेक्ट का आधार कह सकते हैं। तो वो है सोसाइटी यानी कि समाज, कम्युनिटी समुदाय, कमेटी यानी समिति, और फिर इंस्टीट्यूशन संस्था, रिलीजन यानी कि धर्म, ऐसे ही कल्चर और हमारे कस्टम्स यानी प्रथा परंपरा, ये सब कुछ इसमें आता है। तो हम सबसे पहले सोसाइटी से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सोसाइटी को समझते हैं, उसके बाद से हम बाकी चीज़ों को आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले सोसाइटी को समझते हैं कि सोसाइटी क्या है। तो देखिए, सोसाइटी को हम एक आम भाषा में, आम बोलचाल में समझते हैं और एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझते हैं। आम बोलचाल में हम सोसाइटी को क्या कहते हैं, तो कुछ लोगों के समूह को हम सोसाइटी कह देते हैं। जैसे कि चार लोगों की बातें होती हैं कि चार लोग से मिलके सोसाइटी बनती है, उन्हीं चार लोगों के अकॉर्डिंग हम अपने व्यवहार को अच्छे से बना के रखते हैं ताकि चार लोग गलत ना बोलें, हमारे लिए गलत ना सोचें। लेकिन क्या समाजशास्त्र भी, क्या सोशियोलॉजी भी उन्हीं चार लोगों को या उन्हीं व्यक्तियों के समूह को समाज मानता है? तो नहीं, सोशियोलॉजी सिर्फ लोगों के समूह को सोसाइटी नहीं मानता है। तो फिर सोशियोलॉजी मानता किसको है सोसाइटी? तो सोशियोलॉजी जो है सामाजिक संबंधों से बने ताने बाने को समाज कहता है। वो सामाजिक संबंध क्या होते हैं? तो सामाजिक संबंध वही होते हैं जो कि एक टीचर स्टूडेंट के बीच में होता है, जो माता पिता के बीच में होता है, जो माँ बेटे के बीच में होता है, जो भाई बहन के बीच में होता है, जो दोस्तों के बीच में होता है। ये सारे संबंध ही सामाजिक संबंध कहे जाते हैं। तो ये सामाजिक संबंध हमें दिखाई नहीं देते हैं। आप संबंध देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें संबंध दिखाई नहीं देता। अगर मैं पूछूं कि आप अपने घर वालों से कितना प्यार करते हैं, तो क्या आप अपने संबंध को किसी माप तौल के शब्द में बता पाएंगे कि हम 4 किलो करते हैं, 5 किलो करते हैं या बोरा भर के करते हैं? कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये भौतिक नहीं है, ये अब्स्ट्रैक्ट है, ये अमूर्त है, इनविजिबल है। इसे हम नहीं देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको, चूँकि ये खुद अमूर्त होता है और यही मेन एलिमेंट्स है सोसाइटी का, तो इसलिए सोसाइटी भी अमूर्त ही होता है, वो भी ऑब्स्ट्रैक्ट ही होता है। ये संबंधों से मिलके बना है, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। लेकिन ये संबंध बनते कैसे हैं? क्या हम किसी से एक बार मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और फिर
वापस हम अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, तो क्या हम इसको संबंध कहेंगे? नहीं, हम इसे संबंध नहीं कहेंगे, क्योंकि संबंध के लिए एक निश्चित प्रतिमान होता है, कुछ निश्चित मूल्य होते हैं, जिस पैटर्न को बार बार फॉलो करना पड़ता है, उसको हम फॉलो करेंगे तभी संबंध का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए आप बस से यात्रा कर रहे हैं, बस में आपको कोई व्यक्ति ऐसे मिले जो कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, कुछ नॉलेजेबल बातें करी, और आपके मन में उनके लिए एक रिस्पेक्ट आया कि वाह कितने अच्छे इंसान हैं, इनको कितनी नॉलेज है, इनसे मैंने कितना कुछ आज सीखा। फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो क्या आप दोनों के बीच में गुरु शिष्य का संबंध बना? नहीं, यहाँ पे गुरु शिष्य का संबंध नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि आप एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करे हैं। आप एक निश्चित जो उससे रिलेटेड किसी भी रिलेशन से संबंधित जो पैटर्न्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं, आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे ये संबंध नहीं बन पाया। संबंध कैसे बनता? अगर आप रोज़ उस बस में यात्रा करें, वो भी रोज़ उस बस में बैठें, वो रोज़ ही आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, आप रोज़ सीखें, आप उनको जैसे कि अपने टीचर्स को जो रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनको भी वो रिस्पेक्ट दें। उनके मन में भी आए कि ये मेरा स्टूडेंट है, मैं उसको और कितना सिखा दूं। तो इस तरीके के जब प्रतिमान, ये वैल्यूज़ जब उसमें जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे संबंध का निर्माण होता है। फिर आप कह सकते हैं कि ये मेरे टीचर हैं, ये गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। लेकिन अगर ऐसे पैटर्न्स बार बार फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पे संबंध का निर्माण नहीं हो पाता है। तो संबंध का निर्माण कैसे होता है, इस पे बहुत सारे विद्वानों ने बताया है, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट इस पे प्रकाश डाले हैं, लेकिन हम आप लोग को मैक्स वेबर के दृष्टिकोण से यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी क्या है। तो मैक्स वेबर क्या बोलते हैं कि संबंध कैसे बनते हैं, ठीक। तो मैक्स वेबर जो है पूरी समाज की, पूरी सोशियोलॉजी की थीम ही क्रिया बताते हैं। वो बताते हैं कि क्रिया के व्याख्या करना ही सोशियोलॉजी का अध्ययन वस्तु है, और क्रिया के द्वारा ही किसी भी संबंध का निर्माण होता है। तो वो क्रिया कैसे होती है जिससे संबंधों का निर्माण होता है, तो ये हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं कि अगर ये तीनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो वहाँ पे ये क्रिया है, और इसी क्रिया से संबंधों का निर्माण होता है। तो देखिए, सबसे पहले है कि अनेक कर्ता हो, ठीक है। क्या हो? अनेक कर्ता हो। तो अनेक कर्ता या व्यक्ति हो, यानी कि जो कार्य हो रहा है उसको करने के लिए कुछ लोग हो, यानी व्यक्ति हो, यानी कि व्यक्तियों का समूह हो। अगर व्यक्ति नहीं है तो फिर कोई भी क्रिया नहीं हो पाएगी। अगर कर्ता नहीं है तो क्रिया होएगी नहीं। तो ये सबसे पहला ये शर्त है, ये पहली शर्त है कि कर्ता हो, ठीक। अब दूसरा क्या है? परस्पर अर्थपूर्ण, यानी कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करें। जो जैसे कि 2 लोग हों, उसके बाद से वो दोनों लोग जो भी क्रिया करें उसका कुछ उद्देश्य हो, उसका कुछ अर्थ हो, ठीक। जैसे कि इन्होंने जो बताया है कि जब 2 साइकिल वाले एक दूसरे के सामने आते हैं, एक इस दिशा से आ रहा है, एक इस दिशा से आ रहा है, फिर दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, फिर वो अपनी अपनी साइकिल उठाते हैं और चुपचाप अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो क्या हम इसको क्रिया कहेंगे? नहीं, हम इसे क्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो इसका कोई मीनिंग निकला और ना ही इसका कोई उद्देश्य समझ में आ रहा है, तो इसे हम क्रिया नहीं कहेंगे। तो क्रिया कहेंगे कब? देखिए, इनके तीसरे टॉपिक को जब हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्रिया किसे कहेंगे, फिर हम संबंधों के बारे में भी समझ लेंगे। तो तीसरा है कि एक दूसरे को प्रभावित करें। देखिए, एक दूसरे को प्रभावित करें तथा प्रभावित हो भी, ठीक है।
वो एक दूसरे को प्रभावित करे, मतलब कोई एक ना प्रभावित हो, दोनों ही प्रभावित हो। जैसे कि दोनों की साइकिल लड़ गई, फिर दोनों ही नाराज़ हों, दोनों ही चिल्लाएं, दोनों ही झगड़ा करें, तो ये यहाँ पे उद्देश्यपूर्ण अर्थपूर्ण क्रिया हो गई, क्योंकि अगला प्रभावित हो गया। उसके गाली देने से दूसरे पे प्रभाव पड़ा और उसकी गाली से वो गुस्साया और वो भी वैसे ही प्रतिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे जब दोनों प्रभावित हो गए तो इसको हम क्रिया कहेंगे। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसी ही क्रिया, ना सिर्फ ये साइकिल का लड़ना और इस तरीके के, जैसे कि मैंने बस वाला व्यवहार बताया कि क्रिया एक बार हुई तो संबंध नहीं बना, वैसे ही यही क्रिया जब बार बार एक निश्चित पैटर्न से फॉलो हो रहा है, उसके कुछ मूल्य हैं, उसको भी उसमें शामिल किया गया है, तो फिर हम वहाँ पे उसको क्रिया कहेंगे। और ये बार बार अंतः क्रिया जो हो रही है, तो इससे संबंध का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही संबंध बनते हैं। अब हम संबंध को समझने के लिए कुछ और चीज़ें भी देखते हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनसे हम संबंध को समझ सकते हैं। तो देखिए, संबंधों की कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं। वो जब एनवायरनमेंट मिलता है तभी रिलेशन क्रिएट होता है, कोई भी सामाजिक संबंध बनते हैं। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि उद्देश्यपूर्ण हो, वो क्रिया जो है उद्देश्यपूर्ण हो, अर्थपूर्ण हो, एक दूसरे को प्रभावित होने वाली हो, तभी संबंध का निर्माण होता है। और ये सब होता क्यों है? जब आवश्यकता है, जैसे कि मैंने बस वाली बात बताई, वहाँ पे आवश्यकता है ना आपको कि आप उनसे ज्ञान ग्रहण करें, तभी तो आप उनसे ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। और उनको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इसको ज्ञान देने चाहिए, मुझे ज्ञान देने से या तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इसलिए दे रहे हैं, या फिर उनको जो है ये लग रहा है कि अगर मैं ऐसे बताता रहा तो मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी, मैं रोज़ ही कुछ नया सीख पाऊँगा। तो इस तरीके से दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जहाँ पे एक निश्चित प्रतिमान को फॉलो किया जाता है, निश्चित मूल्यों को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पे संबंध का निर्माण होता है। अब आवश्यक दशाओं की चर्चा कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें बनने के लिए किन दशाओं की ज़रूरत होती है। देखिए, ये जो है छिप गया है, तो ये है संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशाएं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस सामाजिक संबंध को बनाने में कारगर हैं, जो कि इस सामाजिक संबंध को बनाने के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले जीवित व्यक्ति। जीवित व्यक्ति का मतलब सजीव होने चाहिए। निर्जीवों के मध्य कोई भी सामाजिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। जैसे कि टेबल पे किताबें रखी हैं तो उनके बीच में कोई संबंध होता है? नहीं होता है। जैसे कि आप ऑटो रिक्शा पे बैठ के एक जगह से दूसरे जगह चले गए, तो क्या ऑटो रिक्शा और आपके बीच में कोई संबंध बना? नहीं बना, क्योंकि दोनों ही सजीव होने चाहिए। अगर दोनों सजीव नहीं हैं, मतलब वो तो एक बार की बात हुई, एक बार में तो फिर सजीव भी संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन आप बार बार एक ही चेयर पे बैठ रहे हैं, तो क्या आपसे उसके कोई रिलेशन बन गया? आप बता सकते हैं कि मतलब हम दोनों में ऐसे लगाव है, हम दोनों के बीच में ये रिश्ता है? नहीं, कुछ भी नहीं बता। कुर्सी को तो पता ही नहीं है कौन मेरे ऊपर बैठ रहा है। आप बैठिए, कोई और बैठिए, उसको बेच दीजिए, कोई और बैठेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो प्रभावित ही नहीं हो रहा है। तो जरूरी है कि दोनों ही सजीव हों, दोनों ही जीवित व्यक्ति हों। ठीक। दूसरी चीज है संपर्क एवं संचार। संपर्क एवं संचार का क्या मतलब हुआ कि दो व्यक्ति तो रहे ही, लेकिन उन दोनों के मध्य में कम्युनिकेशन भी हो। मतलब वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और कम्युनिकेशन भी करें, संचार भी करें, बातचीत भी करें, चाहे वो बातचीत मौखिक हो, ओरल हो, या फिर प्रतीकात्मक हो, लेकिन संचार होना चाहिए। बात
यहाँ से वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, तभी संबंधों का निर्माण होगा। अगर बात नहीं पहुँच रही है तो वहाँ संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे कि आप कहीं ऐसी जगह गए जहाँ पे आपको किसी की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है, आप कुछ भी बोल रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, और वो भी कुछ बोल रहे हैं तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या वहाँ पे संबंध बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से अगर हम बोल के समझा पाए तो भी हमारा रिलेशन बन जाएगा, अगर हम ये डेली पैटर्न पे फॉलो करते हैं। जैसे कि आप उससे कहिए कि मतलब भूख लगी है, तो उसे समझ में तो आ ही जाएगा, क्योंकि खाना तो सब लोग मुंह से ही खाते हैं और पेट में ही जाता है, तो यहाँ पे उसे समझ में आ जाएगा कि आप खाना मांग रहे हैं। किसी होटल में जाइए और आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसे भी करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि आप खाना मांग रहे हैं, और वहाँ पे जो भी आपको समझ में आएगा कि मैं ये खा सकता हूँ, उसको ऐसे इशारे से दिखा दीजिए और फिर वो लेके आप खा सकते हैं। तो ज़रूरी है कि संपर्क भी हो और ज़रूरी है कि संचार भी हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आप ही के आसपास रहते हैं, वो कोई भी प्रतिक्रिया ही नहीं करते हैं, वो बिल्कुल 24 घंटे एक ही मोड में रहते हैं, वो एकदम ऐसे शांत रहते हैं, ना उनके चेहरे पे कभी आप सुख देखेंगे, ना दुख देखेंगे, ना हर्ष, ना उल्लास, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो ऐसे लोगों से संबंध बनाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वो मतलब आपकी ना बातों से प्रभावित होने वाले हैं, ना तो आपके किसी एक्शन से प्रभावित होने वाले हैं। तो जहाँ पे सुनने की अवस्था होती है वहाँ पे भी हम रिलेशंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 2 आवश्यक शर्त जो जरूरी होना चाहिए। और तीसरा है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता का मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के लिए अवेयर हों। मतलब अगर संपर्क और संचार हो रहा है तो ये उसको एक्सेप्ट भी करे, मतलब ये अगर कुछ कह रहा है तो ये उसको एक्सेप्ट भी करे और उसके प्रति प्रतिक्रिया भी दे। ऐसा नहीं है कि ये बेहोश है, सब भले जिंदा है लेकिन उसको कोई मतलब होश नहीं है, वो मूर्छित अवस्था में है, और आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो बोल भी रहा हूँ, ये तो मेरी लैंग्वेज जानता भी है, हम दोनों जीवित भी हैं और ये भी चीज़ें हो रही हैं, तो हम लोग के बीच में संबंधों का निर्माण हो रहा है। नहीं, दोनों ही जागरूक होने चाहिए। अगर आप इससे कुछ कह रहे हैं तो ये भी सुने, और ये जो कह रहा है उसको आप भी समझें। ये दोनों दो तरफ ऐसे होना चाहिए कि इधर से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए जागरूक हैं और प्रभावित हो रहे हैं, तभी संबंधों का निर्माण हो सकता है। और चौथा है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब हुआ सोशल इंटरेक्शन, कि दोनों एक ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हैं और एक दूसरे से हम कुछ देन लेन की प्रक्रिया ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी संबंधों का निर्माण नहीं हो पाएगा। जैसे ये संबंध परिवार के अंदर, अगर परिवार की ही बात करें तो सब एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं ना, जिसको जो ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, ये सारी सुविधाएं कौन प्रोवाइड करता है? आपको परिवार प्रोवाइड कराता है। और आप परिवार को क्या देते हैं? आप परिवार को प्यार देते हैं, आप परिवार की ज़रूरतों पे खड़े रहते हैं, आप परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, ये आप देते हैं और परिवार आपको देता है। ऐसे ही दोस्तों के बीच में भी होता है, देन लेन की प्रक्रिया जारी रहती है, दोनों ही चलाते हैं, दोनों ही उस चीज़ के लिए अवेयर रहते हैं, तभी तो रिलेशन एक लंबे समय तक चलता है, नहीं तो रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं। अगर कोई एक ही एक्टिव है और एक दूसरा बिल्कुल निष्क्रिय है, उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पे रिलेशन लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए रिलेशन के लिए, संबंध के लिए दोनों के तरफ से इंटरेक्शन होना ज़रूरी होता है। अगर इंटरेक्शन दोनों तरफ से है तभी फिर वहाँ पे संबंधों का निर्माण होता है। अब ये चाहे आप अपने स्कूल कॉलेज में देख लीजिए, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं वहाँ देख लीजिए, या फिर आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ देख लीजिए, हर जगह ये चीज़ें पाई जाती हैं कि सब एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और फिर एक स्वस्थ संबंध का निर्माण होता है। चाहे संबंध स्वस्थ हो, यानी कि पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन संबंध बनते ऐसे ही हैं। ठीक है,
तो ये तो हम समझ लिए कि संबंध बनने की आवश्यक दशाएं क्या हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो संबंधों से समाज बन तो रहा है, लेकिन क्या ये समाज स्थिर है? और बन रहा है तो बनने के बाद हम कैसे बता पा रहे हैं कि ये सोसाइटी है, ठीक है, ये समाज है? तो इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, संबंध जो है ना हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। तो जब संबंध परिवर्तनशील होते हैं तो समाज भी परिवर्तनशील होता है। हम समाज में हमेशा परिवर्तन दिखाई देता रहता है। जैसा 10 साल पहले है वैसा आज नहीं रहेगा, आज के 10 साल बाद भी वैसा नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ चेंज सोसाइटी में होता रहता है। अब हम कुछ सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि समाज क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, ये गलत है, ये नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकन अर्थशास्त्री गिडिंग्स के बारे में, ठीक है। प्रोफेसर गिडिंग्स क्या कहते हैं सोसाइटी के लेके। देखिए, यहाँ पे जो भी परिभाषाएं हैं, तो सबसे कठिन तो परिभाषा याद करना ही होता है सोशियोलॉजी में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में। तो आप इन परिभाषाओं को ध्यान से देखिए, और यहाँ पे मैं जिन भी शब्दों को गोला बनाऊंगी, मार्क करूंगी, उन शब्दों को आप भी ध्यान से देखिएगा, उसे नोटिस करिएगा और उसको कोशिश करिएगा कि आप यहीं पे याद कर लें। तो हाथों हाथ आपको याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अभी तो मैं यहाँ पे बहुत सारे परिभाषाएं नहीं लाई हूँ, लेकिन जो भी परिभाषाएं हैं तो उनको आप ध्यान से देखिए और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो भी मैं ले आई हूँ वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी मैं आप लोगों को साथ ही में बताती रहूँगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले गिडिंग्स की परिभाषा देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, कि सोसाइटी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि समाज स्वयं एक संघ है। क्या है? संघ है। संघ किसे कहते हैं? समिति को कहते हैं। कमिटी को जो है हम संघ कहते हैं। समिति किसे कहते हैं? लोगों के एक ग्रुप को जो कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए बना है, उसको हम समिति कहते हैं। तो समाज जो है ना छोटी छोटी समितियों से मिलके बना है, इसीलिए बोलते हैं कि समाज क्या है? एक संघ है, क्योंकि ये समिति से मिलके बना है। परिवार भी एक समिति है। अभी हम आगे आप लोग को बताएंगे कि परिवार कैसे समिति है, लेकिन परिवार भी एक समिति है। कोई अगर संस्था है तो उस संस्था में भी समिति होती है। तो समाज क्या है? संघ है, यानी कि समिति है। समाज क्या है? संगठन है, यानी कि इन्हीं समितियों का संगठन। जैसे बहुत सारी समितियां हैं, फिर उन समितियों के बीच में भी एक संगठन है, या और अन्य भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं, जैसे कि समुदाय है, संस्था है, ये सब कुछ इसमें पाए जाते हैं। ठीक, इन्हीं सब से मिलके बना है, कहने का मतलब ये। और औपचारिक संबंधों का योग है। औपचारिक संबंधों का योग है। तो इसमें देखिए कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये परिभाषा किसकी है। तो अगर पूरी परिभाषा आ जाए तो आप लोग ये इसमें नोटिस करिए कि इन्होंने शब्द यूज किया है संघ है। तो जैसे ही संघ शब्द आए, संगठन शब्द आए, औपचारिक संबंधों का योग शब्द आ जाए, तो आप किसको लगा देंगे? गिडिंग्स को लगा देंगे, क्योंकि ये यही है जो कि समाज को औपचारिक संबंधों का योग बताते हैं। बाकी किसी ने इसे औपचारिक संबंधों का योग नहीं बोला है, क्योंकि संबंध सिर्फ औपचारिक नहीं होते हैं, संबंध औपचारिक अनौपचारिक दोनों होते हैं। लेकिन हमें इनकी आलोचना नहीं करनी है, हमें सिर्फ शब्दों को पकड़ना है कि हम कैसे शब्दों को पकड़ के परिभाषा याद कर ले और पेपर में हम क्वेश्चन को अपने सही कर पाएँ, आंसर को सही कर पाएँ। तो ये बताते हैं कि औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले एक साथ संगठित होते हैं। ये भी दिखाई देता है।
जैसे कि मान लीजिए एक समिति है, तो उस समिति में कुछ लोग हैं जो कि अपने कुछ उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। तो वो एक जगह, वो उन लोगों के बीच में एक संबंध है, भले ही औपचारिक है, क्योंकि समिति में औपचारिक संबंध ही पाए जाते हैं, तो वो एक जगह संगठित तो होंगे ना, वो संगठित होके ही तो कार्य करेंगे। अगर वो संगठन के भी सदस्य हैं और उनके बीच में औपचारिक संबंध है, तो वो भी कहीं ना कहीं संगठित होंगे, और संगठित होके ही किसी भी कार्य को, किसी भी उद्देश्य को वो पूरा कर पाएंगे। क्योंकि कभी भी संघ, संगठन या कोई भी औपचारिक संबंध किसी पर्पज के लिए ही बनता है। तो गिडिंग्स ये कहते हैं कि समाज जो है वो एक समिति है, एक संगठन है, और लोगों के मध्य एक औपचारिक संबंध है, और जब ये सब लोग मिलके संगठित होके कोई कार्य करते हैं, परस्पर संबंध बनाते हैं, तो इसे ही हम समाज कहते हैं। बस ये है जिसमें आप लोग को ये गोले पे ध्यान देना है। इसको ध्यान रखेंगे तो आप लोग को गिडिंग्स की परिभाषा समझ लीजिए याद हो गई। हाँ देखिए, कभी कभी क्वेश्चन जो है ना सिर्फ यहाँ से पूछ देता है कि समाज स्वयं में एक संघ है, किसने कहा? आप किससे बताएंगे? गिडिंग्स को, क्योंकि आपको याद हो गया कि संघ इन्होंने ही बोला है। अगर पूछता है कि समाज स्वयं में एक संगठन है, ये किसने बोला है? तब भी गिडिंग्स। समाज को औपचारिक संबंधों का योग किसने कहा है? तब भी गिडिंग्स। ठीक है, तो आप लोग को ये परिभाषा तो याद हो गई। अब हम चलते हैं र्यूटर की परिभाषा पे। र्यूटर क्या कहते हैं? तो र्यूटर कहते हैं कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। क्या है? समाज एक अमूर्त अवधारणा है। अभी मैं आप लोगों को बताई ना कि समाज संबंध से मिलके बनता है, और संबंध खुद ही ऑब्स्ट्रैक्ट है, इनविजिबल है, इसलिए सोसाइटी भी ऑब्स्ट्रैक्ट है, अदृश्य है। तो ये बताते हैं कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। ठीक है, ये भी देखिए बात करते हैं अमूर्त है, ये तो इन्होंने कहा ही है। ये भी समूह की बात करते हैं कि ये लोगों का ग्रुप है, और इन लोगों के ग्रुप में जो है पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं। इन्हीं संबंधों की संपूर्णता से समाज का निर्माण होता है। तो इनकी परिभाषा याद करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? अगर पूछता है समाज एक अमूर्त धारणा है, ये किसकी है? तो आप बताएंगे ये र्यूटर का है। और जैसे ही मतलब ये पूरी परिभाषा आ गई, तब तो आपको याद ही रहेगा कि समाज एक अमूर्त धारणा है। यहाँ से देखिए, धारणा रहे या अवधारणा रहे, अगर अवधारणा शब्द है तब भी आप इन्हें ही लगाएंगे। ये नहीं कि मैम ने तो धारणा बताया था, यहाँ तो एक अव अलग से जुड़ गया है, ये र्यूटर का नहीं है। नहीं, अगर धारणा है तब भी आप र्यूटर ही बताएंगे, अवधारणा है तब भी आप र्यूटर ही बताएंगे। तो ये अमूर्त अवधारणा है, और ये समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराता है। यानी कि ये संबंधों को बताता है, यह संबंधों के बारे में बताता है, इसीलिए अमूर्त है। और ये पारस्परिक संबंध से बनता है। किसके संबंध से बनता है? समूहों के, जो व्यक्तियों के जो समूह होता है या जो व्यक्तियों के मध्य जो संबंध होता है, उसी से मिलके बनता है। ठीक, आप लोग को गिडिंग्स की परिभाषा, र्यूटर की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। और देखिए, इसको याद करने का भी मैं बता दी कि अमूर्त अवधारणा है, समूह है, पारस्परिक संबंध है, ये शब्द आ जाएंगे तो आप र्यूटर को लगा देंगे कि हाँ ये र्यूटर का है। अब हम बात करते हैं जॉर्ज सिमेल कि जॉर्ज सिमेल क्या कहते हैं। तो जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि समाज उन व्यक्तियों का समूह है, उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतरक्रिया, ये अंतःक्रिया है, ठीक है, ये है अंतःक्रिया। यानी कि अभी जो मैं आप लोग को सोशल इंटरेक्शन बताई हूँ, बस वही है ये, जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये भी यही कह रहे हैं कि यह व्यक्तियों का समूह है, समाज व्यक्तियों का समूह है, क्योंकि जब तक व्यक्ति नहीं रहेंगे तब तक संबंध नहीं बनेगा ना।
और हम समाज में और देखते क्या है, संबंध तो हम देख नहीं पाते हैं, हम तो चारों तरफ लोगों को ही तो देखते हैं, लोगों को ही हम समाज भी कहते हैं। तो ये व्यक्तियों का समूह है जो कि अंतः क्रिया द्वारा संबंधित है। सब कैसे संबंधित हैं? किसी न किसी उद्देश्य से संबंधित है, सब एक दूसरे से किसी न किसी जरूरत से जुड़े हुए हैं, और यही अंतः क्रिया उन लोगों को, यही आवश्यकता उन लोगों को जोड़ के रखती है, संबंधों को बना के रखती है, और इस तरीके से समाज बनता है, और इसे ही हम समाज कहते हैं। मुझे लग रहा आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये तीनों परिभाषाएं अगर आप लोग नोट डाउन कर लें तो बहुत अच्छा, और नहीं कर रहे हैं तो कम से कम राइटर्स के नाम लिख लीजिए, और जो जहाँ जहाँ भी मैंने मार्क किया है उसको आप लोग लिख लीजिए, ताकि आप लोग को कम से कम इस परिभाषा में तो कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हम लोग जो है मैकॉयरन पेज की परिभाषा को देखते हैं कि मैकॉयरन पेज ने समाज को कैसे समझाया है। इसे पलट दो। जो समाज जो है, इसकी परिभाषा को हम देखते हैं कि समाज रीतियों, ये आप लोग नोटिस करिए, करते रहिएगा जिन जिन शब्दों को हम बताते जाएं। समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों, विभागों एवं मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। ये क्या बता रहे हैं? तो ये मैकॉयवर ये बता रहे हैं, देखिए मैकॉयवर जो है एक अशुद्ध शब्द है, मतलब इसको अगर हम बोले कि सही रूप में प्रोनाउंसिएशन क्या है तो मकीवर है, लेकिन चूंकि सब लोग इसको मैकॉयवर ही बोलते हैं, बुक्स में भी मैकॉयवर ही ज़्यादातर लिखा होता है, और सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन में भी मैकॉयवर ही लिख के आएगा, तो हम वही बोल रहे हैं, लेकिन सही चीज़ पता होनी चाहिए, तो मकीवर है। ठीक है, हाँ, तो मैकॉयवर क्या कहते हैं कि समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह, विभाग, नियंत्रण, स्वतंत्रता, इन सब की व्यवस्था है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि आपको याद कैसे करना है परिभाषा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैकॉयवर एक बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, भले एक दो बने लेकिन बनेगा, और डायरेक्टली एक दो है, बाकी इनडायरेक्टली तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये देख लीजिए कि परिभाषा याद कैसे करना है, क्योंकि परिभाषा बड़ी है तो आपको कुछ इसमें विशेष नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि जैसे ही किसी भी परिभाषा में रीतियों शब्द आ गया, कार्य प्रणाली आ गया, अधिकार आ गया, पारस्परिक सहायता आ गया, नियंत्रण, स्वतंत्रता, ये शब्द जब सब आ गए तो बस आप तुरंत आंख बंद करके क्या लगा देंगे? मैकॉयवर लगा देंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये सारे शब्दों का प्रयोग मैकॉयवर ही करे हैं अपनी परिभाषा में, तो आप वहाँ पे मैकॉयवर पेज लगा देंगे। तो देखिए परिभाषा तो ऐसे याद हो गई, यही है टिक कि इसी तरीके से हम परिभाषा को याद करें। कभी कभी मान लीजिए इसको तोड़ के भी पूछता है कि किसने कहा कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, तब भी अब मैकॉयवर लगाएंगे। अगर वो पूछता है कि समाज जो है रीतियों, कार्य प्रणालियों, बाकी सब हटा दिया, नियंत्रण एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है, तब भी आप मैकॉयवर ही लगाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट पे काम करिए, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फिर एग्जामिनर आपको घुमा नहीं पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन चाहे जैसे घूम घूम के आए, आपको तो पता रहेगा ना कि ये किसका है और मुझे क्या आंसर लगाना है। तो अगर आप चीज़ों को इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे रटेंगे अगर, तो रटेंगे उसमें से बीच से दो चार शब्द गायब करके एक यहाँ का उठाया, यहाँ का उठा दिया और आपसे पूछ दिया कि किसकी परिभाषा है, तो आप कहेंगे इसमें ये शब्द तो है ही नहीं, तो ये तो इनकी हो ही नहीं सकती है। तो आप वहाँ मत जाइए, पूरी परिभाषा में मेन शब्दों को पकड़िए और देखिए कि इन्होंने समाज को ये कहा है, तो इसलिए इसमें से आधी बात आए चाहे पूरी बात आए, अगर ये शब्द आते हैं तो ये मैकॉयरन पेज की परिभाषा होगी, ये गिडिंग्स की परिभाषा रहेगी, ये र्यूटर की परिभाषा रहेगी, ये सिमेल की परिभाषा रहेगी। आगे चल के हम वर्ड के बारे में
और भी फेमस राइटर्स हैं जिनके बारे में, जैसे मैं कहा पेज की बात करें तो इनके और भी परिभाषाएं हैं, उस पर चर्चा होगी। तो अभी तो हम लोग बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज है क्या, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब याद हो गया। अब हम चलते हैं इसके एक एक पॉइंट को समझने की ये है क्या, ठीक। रीतियाँ क्या है, कार्य प्रणालियाँ क्या हैं, समूह क्या है, विभाग क्या है, हम ये सब चीज़ें समझते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अगर आपको रीतियाँ पता है, कार्य प्रणालियाँ पता है, तो एक तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि समाज को मतलब इस तरीके से किसने डिफाइन किया है, तो आपको पता रहेगा तभी तो आप बताएंगे कि ये किसने डिफाइन करा है। अगर आपको नहीं पता है कि अथॉरिटी के रूप में किसने डिफाइन करा है, तो क्या आप बता पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या फिर यही पूछा कि अधिकार क्या है, आपको यही नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन में कहीं फंसे नहीं। इसलिए इन शब्दों को भी ध्यान से देखिए, ताकि आप प्रश्न को चाहे जैसे भी घुमाया जाए, आप घूमे नहीं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रीतियाँ क्या है, ठीक। तो आप रीति रिवाज शब्द सुने हैं ना, रीति रिवाज, बस ये वही है, बस हम जानते नहीं हैं, शब्दों को सुने हैं, जैसे कि समाज को सुने वैसे रीति रिवाज ही सुने हैं, लेकिन हम उसको सोशियोलॉजी के टर्म्स में नहीं समझ पाते हैं कि क्या है। तो जब कोई भी क्रिया बार बार की जाए और एक निश्चित पैटर्न पे किया जाता है, वो मूल मतलब समाज को बचाने की, समाज की व्यवस्था की का एक मूल होता है, तो उसको हम रीति कहते हैं, रीतियाँ कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई भी ऐसी आदत जो कि हमारे व्यवहार में शामिल हो और हम उसको अपने रोज के दिनचर्या में शामिल करें हैं, हमारे डेली रूटीन में वो शामिल है, हमें बिना अवेयर रहे, मतलब हमें नहीं, तो हम उसे जानबूझ के नहीं करते हैं, वो हमारे व्यवहार में शामिल होता है और जो कि पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करता है, तो हम उसको रीति कहते हैं, ठीक। और ये कब से शुरू हुआ है ये हमें नहीं पता रहता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, ये हमें नहीं पता है, बस वो हमारे व्यवहार में है। और ये भी दिखता है कि इसको फॉलो करने से व्यवस्था बनी रहती है, चीज़ें बहुत व्यवस्थित रूप से चलती रहती है, इसलिए हम उसे फॉलो करते हैं। तो ये रीति हो गई। जैसे कि कोई भगवान की आरती कर रहा था, दिया जला के करे, या फिर जैसे कि वो घंटी बजा के कर रहा है, या दिया जला के कर रहा है, या फिर ऐसे ही ताली बजा के कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, क्योंकि ये सब कुछ हमें दिखाई देता है आरती के। कुछ लोग मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं, फिर भगवान की पूजा करते हैं। तो ये जो भी हो रहा है, ये कब से शुरू हुआ नहीं पता। पहले एक आदमी ने किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, फिर पूरे पड़ोस में होने लगा, मोहल्ले में होने लगा, गांव में होने लगा, फिर हम इसको सब फॉलो करने लगे कि कोई जो है उसमें से किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कोई किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन ईश्वर की आराधना के लिए हम इन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम इससे अलग हट के ईश्वर की आराधना के लिए कुछ करते हैं कि हम बहुत तेज तेज डीजे लगा दिए, उसमें बहुत तेज आरती लगा दिए, इतना कि मतलब पूरे गांव में उसकी आवाज़ फैल रही है और फिर हम आरती कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये रीति है और ये समाज की व्यवस्था को बना के रखने वाली है? नहीं, नहीं है। क्योंकि एक तो ये बिल्कुल नया है, दूसरे ये लोगों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रहा है, ये व्यवस्था का ध्यान नहीं रख रहा है, जबकि रीतियाँ इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। तो यानी कि समाज में हमें रीतियाँ दिखाई देती हैं, यानी कि समाज जिन चीज़ों से मिलके बना है उसमें रीतियाँ भी आती हैं। ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी कि रीतियाँ क्या हैं और ये हमें समाज में दिखाई भी देता है। अब हम बात करते हैं कार्य प्रणालियों के बारे में। कार्य प्रणालियाँ क्या होती हैं? कोई भी उद्देश्य, कोई भी पर्पज हो, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ संसाधनों का प्रयोग करते हैं।
उन संसाधनों का जो हम प्रयोग करते हैं और जिस तरीके से करते हैं उसी कार्य प्रणाली को हम संस्था कहते हैं। तो यहाँ कार्य प्रणाली का मतलब संस्था से है कि हम किसी भी पर्पज को अचीव करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हम कुछ कार्य प्रणालियों को फॉलो करते हैं और जिसे कि हम संस्था कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई ट्रेनिंग लेनी है, आपको एयर हॉस्टेस बनना है, तो आप उसके लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगी, आप वहाँ एडमिशन लेंगी, वहाँ जो भी तौर तरीके होंगे उसको आप सीखेंगी, जो भी वो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स बताएंगे आप उसको फॉलो करेंगी, फिर भी तभी तो आप उस क्षेत्र में जा पाएंगी, तभी तो उस सेक्टर में आप जा पाएंगी जब उसके नॉर्म्स को फॉलो करेंगी और उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगी। तो बस इसी को हम कार्य प्रणाली कहते हैं, इसी को हम संस्था कहते हैं और ये हमें हर जगह दिखाई देता है। चाहे आपको पीजीटी में लेक्चरर बनना हो, चाहे आपको जीआईसी में बनना हो या फिर नेट क्वालिफाई करना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करना हो, आप एक निश्चित कार्य प्रणाली से होके ही गुजरते हैं। यानी कि हमारे पर्पज को सॉल्व करने के लिए कुछ कार्य प्रणालियाँ होती हैं। यानी कि सोसाइटी में दो चीज़ें हम समझ गए कि रीतियाँ होती हैं, कार्य प्रणालियाँ होती हैं। अब हम देखते हैं तीसरा, अधिकार। अथॉरिटी भी ज़रूरी होता है, मतलब ये भी समाज में हमें दिखाई देता है। अगर समाज में अथॉरिटी न रहे, कुछ लोगों के पास अधिकार न रहे, तो समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए समाज में जो है अधिकार का होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर कुछ लोग को अधिकार ना दिया जाए और सबके पास एक ही जैसा अधिकार हो, तो क्या कोई किसी की सुनेगा? कोई व्यवस्था यहाँ पे बन पाएगी? कोई व्यवस्था रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। और ये चीज़ हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे देखा था कि कैसे कोरोना के टाइम पे सरकार के पास जो है अधिकार था कि वो जो है मार्केट में निकल पाए और लोगों को वो सुविधाएं प्रोवाइड करा पाए जिसकी ज़रूरत है, तो वो सारी ये चीज़ें कर पा रही थी। और हम लोगों को क्या था कि घर से निकलना ही नहीं था। अगर कोई फालतू अगर दिख गया तो उसको फिर मारा पीटा भी जाता था, उसको उस पर जो है जुर्माना भी लगाया जाता था कि तुम घर से क्यों निकले, क्योंकि हम लोग पास अधिकार नहीं था। लेकिन किसी एक के पास तो अधिकार था, वो उसके पास अधिकार था तभी तो सबको वो चीज़ें प्रोवाइड करा पाई जिसकी ज़रूरत थी सभी को। तो इसलिए समाज में अधिकार की भी ज़रूरत होती है और समाज में अधिकार पाया जाता है, वो हमें दिखाई देता है कि हाँ समाज में अधिकार भी है, तभी समाज जो है व्यवस्थित तरीके से चल पाता है। अब हम लोग देखते हैं चौथे टॉपिक के बारे में, पारस्परिक सहयोग। देखिए, सहयोग भी होना ज़रूरी है कि लोग एक दूसरे को सहयोग करें। सिर्फ जो है लोगों की भीड़ हो, कार्य प्रणालियाँ हों, अधिकार हों और कोई एक दूसरे को सहयोग करने के लिए नहीं तैयार हो, तो क्या वहाँ पे हम कहेंगे कि ये समाज है? नहीं, वहाँ पे कोई कार्य ही नहीं हो पाएगा, तो फिर समाज कहाँ से रह जाएगा। तो पारस्परिक सहयोग की भी ज़रूरत होती है ताकि कोई भी पर्पज हो उसको हम सब लोग मिल के पूरा करते हैं, सब मिल के उस कार्य को संपन्न करते हैं। चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, जिसमें जैसे कि किसी भी संस्थान में है बहुत सारे लोग मिलके आपको शिक्षा देते हैं, आपकी सारी वहाँ पे जो भी सुविधाओं की जो भी आवश्यकताएं उसका ध्यान रखते हैं, तो वहाँ पे भी सहयोग की ज़रूरत होती है। कोरोना को ही अगर हम आगे बढ़ाएं तो वहाँ पे भी सब एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे। बहुत लोग फ्री में अनाज दिए थे, बहुत लोग फ्री में अपनी गाड़ियाँ दे रहे थे, बहुत लोग फ्री में सर्विस कर रहे थे और सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं लगा दिया गया था, वो सब कार्य कर रहे थे। अगर ये सब लोग सहयोग ना करें, मना करने कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम अपना देखेंगे, तो क्या फिर समाज रह पाएगा? समाज के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा, क्योंकि सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है। अगर समाज है तो सहयोग भी होता है। ठीक, अब देखिए पांचवा है समूह एवं विभाग। अभी हम लोग गिडिंग्स में देखे थे ना, गिडिंग्स ने अपनी परिभाषा में बताया था कि समाज जो है स्वयं एक संघ है, संगठन है। तो यानी कि समाज में बहुत सारे समूह और बहुत सारे विभाग पाए जाते हैं जिनसे
हो के ही हम किसी भी अपने पर्पज को, कोई भी उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं, चाहे वो समिति के माध्यम से हो, संस्था के माध्यम से हो, या फिर किसी संगठन के माध्यम से हो। तो समाज जो है ना कई विभागों में बटा रहता है, जो समितियों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, और भी जैसे लिंग के रूप में, जाति के रूप में, प्रजाति के रूप में, और महिला समाज, पुरुष समाज, मतलब शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग, इस तरीके के बहुत सारे मतलब डिवीज़न होते हैं, बहुत सारे स्तर होते हैं। और ये लोगों के तरीके, मतलब लोगों के रूप में भी विभेदीकरण होता है, समितियों के रूप में भी, संस्थाओं के रूप में भी एक हायरार्की पाई जाती है। इसी चैनल के थ्रू हम कोई भी अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो यानी कि ये सारी चीज़ें भी इसमें पाई जाती हैं। अब देखते हैं मानव व्यवहार के नियंत्रण। मानव व्यवहार के नियंत्रण, देखिए नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर नियंत्रण नहीं है, अधिकार हम दे दिए और नियंत्रण नहीं दिए, तब भी समाज के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा, क्योंकि नियंत्रण भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अधिकार, जितना कि स्वतंत्रता। तो हम सबसे पहले नियंत्रण की बात करते हैं। तो समाज में ये नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो देखिए नियंत्रण जो है ना औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। अगर ये नियंत्रण हमारे ऊपर सरकार लगाती है, अगर ये नियंत्रण कानून के रूप में हमारे ऊपर लगता है, तो फिर हम इसको औपचारिक नियंत्रण कहते हैं। लेकिन यही नियंत्रण अगर प्रथा के रूप में, संस्कार के रूप में, रीति रिवाज के रूप में, मूल्यों के रूप में, नैतिकता के रूप में, धर्म के रूप में अगर हमारे ऊपर लागू होता है, तो हम इसे अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं। तो ये दोनों ही नियंत्रण होते हैं, और ये नियंत्रण ही है जो समाज को व्यवस्थित बना के रखती है। हम कोई भी गलत कार्य करने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान ऊपर देख रहे होंगे, वहाँ सब कुछ लिखा जा रहा होगा, तो हम गलत नहीं करेंगे। ये क्या है, हम धर्म ने हमें यहाँ पे रोका। अगर हम नैतिक हैं तो फिर हमें लगता है कि नहीं हम ये गलत करेंगे तो अगले को मन को कष्ट पहुँचेगा, अगले को नुकसान होगा, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये करना पाप है। तो यहाँ पे क्या है, हम नैतिक हैं तो हमारी नैतिकता हमें कंट्रोल कर रही है। अगर हम धार्मिक हैं तो हमारा धर्म कंट्रोल कर रहा है। अगर हम नैतिक भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, लेकिन सोशल है, सामाजिक हैं, तो हमें ये लगेगा कि ये काम करेंगे, फिर समाज के जब लोग जानेंगे तो फिर मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी, बहुत ही थू-थू होगा, नहीं मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरी इमेज बहुत प्यारी है। तो मतलब समाज के जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि आप उसके खिलाफ जाएंगे तभी तो उसे गलत कहेंगे। तो यानी कि मूल्य भी आपको नियंत्रित करता है, नैतिकता भी करता है, धर्म भी करता है, और कानून तो करता ही है, क्योंकि हम जुर्माने के दंड से भी डरते हैं, और जो हमें फिजिकली जो भी टॉर्चर किया जाएगा हम उससे भी डरते हैं। तो हम कानून को तो ऐसे ही जनरली नहीं तोड़ते हैं जल्दी, क्योंकि हमें सज़ा मिलेगी, वो भी पब्लिकली। तो इस तरीके से नियंत्रण भी ज़रूरी होता है, और नियंत्रण भी हमें दिखाई देता है कि हाँ समाज में नियंत्रण भी है। अब देखिए हम लोग अंतिम इनके टॉपिक पे चर्चा करते हैं, स्वतंत्रता। ये बताते हैं कि स्वतंत्रता भी ज़रूरी होता है। अब स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी होता है? स्वतंत्रता इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हमें अधिकार भी दिया गया है, हमें नियंत्रण भी किया गया है, तो फिर हमें कुछ स्वतंत्रता दी जाएगी ना, क्योंकि अब तो ये स्थितियाँ उत्पन्न हो गई ना, अधिकार के साथ साथ जब नियंत्रण भी है तो फिर हमें स्वतंत्रता दी जा सकती है, क्योंकि हम स्वच्छंद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर नियंत्रण भी है। तो एक तो इसलिए स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता इसलिए कि व्यक्तित्व का विकास हो सके, समाज का विकास हो सके, परिवर्तन जारी रहे, इसलिए भी स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है। अगर हमें स्वतंत्रता नहीं दी गई है तो हम फिर कोई नया कार्य करेंगे ही नहीं। जब हमें कोई स्वतंत्रता ही नहीं है तो हमारे अंदर थॉट कहाँ से आएंगे, हम कोई नया कार्य कैसे शुरू कर पाएंगे। तो हमें स्वतंत्रता की भी ज़रूरत होती है, ताकि हम कुछ नया नया इनोवेशन करते रहें, और जब हम नया इनोवेशन करेंगे तो फिर व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, व्यवस्था में परिवर्तन आएगा तो समाज भी परिवर्तित होगा, और समाज तो परिवर्तनशील है ही। ये तो मैं कई बार अपने परिभाषा में बार बार कह रहे हैं कि समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है।
तो स्वतंत्रता भी जरूरी होती है, चाहे व्यक्तित्व के विकास की बात करें या फिर समाज के विकास की बात करें या फिर व्यवस्था के विकास की बात करें, हमें स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है और ये हमें समाज में दिखाई भी देता है। तो ये सातों पॉइंट आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इन्होंने अपनी परिभाषा से क्या कहने की कोशिश करी है, क्या समझाने की कोशिश करे हैं। अगर आप लोगों को ये सब समझ में आ गया तो समझ जाइए कि आप लोग समाज से संबंधित एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को समझ लिए। आप लोग जो है ना समाज की बारीकी को समझ लिए कि समाज क्या है और मैकइवर क्या कहते हैं, गिडिंग्स क्या कहते हैं, सीमेल क्या कहते हैं, र्यूटर क्या कहते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे आप सब करने में अब सक्षम हो गए। अब आप इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम ये समझ गए और इन सारी चीज़ों, देखिए आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो रीतियाँ शब्द का बहुत प्रयोग करूँगी मैं। कार्यप्रणाली, संस्था और सहयोग, विभाग, स्वतंत्रता, नियंत्रण, इन सब का प्रयोग होता रहेगा। तो शुरुआत में ही आप इस चीज़ को समझ लिए। एक तो ये फ़ायदा हुआ आप लोग को। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप मैकइवर पेज से संबंधित, समाज से संबंधित क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इनका एक जो फेमस जो एक और परिभाषा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। तो ये परिभाषा भी यहीं पे शामिल है, क्योंकि इनकी पूरी परिभाषा ही कंप्लीट ना होती अगर ये इन शब्द का प्रयोग नहीं करते। क्योंकि सबसे पहले समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, फेमस कोटेशन इन्होंने ही दिया था। तो ये आपको ये परिभाषा भी साथ ही में हाथों हाथ याद हो रही है, ये पूरी परिभाषा भी याद हो रही है, साथ में आप ये भी समझ पा रहे हैं कि एक जटिल व्यवस्था है। क्योंकि संबंध आप लोग देख रहे हैं ना कि समूहों समितियों के मध्य में भी है, लोगों के मध्य में भी है, संस्थाओं के मध्य में भी है, संगठन के भी मध्य में है, निश्चित प्रतिमान भी है, कुछ वैल्यूज़ भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक जटिल व्यवस्था हुई ना। तो ये बताते हैं कि समाज एक जटिल व्यवस्था भी है, परिवर्तनशील भी है। अभी मैं आप लोग को बताई कि ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं ताकि समाज की व्यवस्था चलती रहे, एक गति बनी रहे और परिवर्तन चलता रहे। ऐसे भी परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता ही है। तो क्यों न परिवर्तन अच्छे से हो, इसलिए समाज हमको ये सारी सुविधाएं, ये सारे अधिकार, सहयोग, नियंत्रण, स्वतंत्रता, रीति रिवाज, संस्थाएं, ये सब हमें प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको तो समझ गए। अब चलिए देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। तो अब हम पढ़ते हैं समाज के आवश्यक तत्व। समाज के आवश्यक तत्व किसके? समाज के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं वो तो हम लोगों ने मैकइवर के पेज के अनुसार देखा ना। और ये जो है ये कॉमन है, भले यहाँ पे किंग्सले डेविस लिखा है। किंग्सले डेविस इसलिए लिखा है क्योंकि इनसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, बाकी ऐसे किसी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि ये किसने बताया है। लेकिन किंग्सले डेविस हैं और ये एच.एम. जॉनसन हैं, इन लोगों से प्रश्न बनता है, इसलिए मैं यहाँ इन लोगों को लेके आई हूँ। तो आवश्यक तत्व देख लेते हैं कि ये दोनों लोग समाज के आवश्यक तत्वों के बारे में क्या बताते हैं कि क्या कौन कौन सी वो चीज़ें होनी चाहिए जिससे समाज बनता है। मैकइवर तो बता रहे हैं कि समाज में ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये क्या बताते हैं कि समाज इन चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक, तो जनसंख्या की निरंतरता सबसे पहली चीज़ क्या है कि जनसंख्या की निरंतरता, यानी कि रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन बना रहना चाहिए। जनसंख्या की निरंतरता बनी रहनी चाहिए, लगातार जो है जनसंख्या में वृद्धि होती रहनी चाहिए। क्योंकि कोई अमर होके तो आया नहीं है, लोगों की डेथ तो होगी। तो लोग अगर मर रहे हैं तो साथ में लोगों का जन्म भी होता रहे, छोटे बच्चे पैदा होते रहे, बड़े बूढ़े लोगों की डेथ होती रहे। ये प्रक्रिया अगर जारी रहेगी तभी समाज का अस्तित्व बना रहेगा। तो ये पहली शर्त है कि वहाँ जनसंख्या लगातार जारी रहे। क्योंकि मान लीजिए कि मतलब जनसंख्या बढ़ नहीं रही है और आप अपने समाज को सरवाइव करने के लिए, अपने देश को सरवाइव करने के लिए किसी दूसरे देश पे आक्रमण कर दिए, वहाँ की जनता को अपने यहाँ शामिल कर लिए,
तो अगर जनसंख्या नहीं बढ़ रही है तो वो भी तो मर जाएंगे, वो भी तो कुछ साल बाद उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है, इसका कोई विकल्प नहीं है कि जो है पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहे। जनसंख्या में श्रम विभाजन भी समाज के लिए ज़रूरी है, ये रहेगा तभी समाज बना रहेगा। तो देखिए ये शुरू से ही पाया जाता है, ठीक है, मतलब शुरुआत में तो नहीं था श्रम विभाजन जब समाज का उद्विकास हुआ था, लेकिन उसके बाद से श्रम विभाजन को पे बल दिया गया और श्रम विभाजन को महत्व दिया गया। हॉब्स लॉ क्रूसो वाली जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसमें यही है कि फिर वहाँ पे कुछ लोगों को शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई, कुछ लोगों को बाकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी दी गई। तो श्रम विभाजन भी जरूरी है। अगर हम ये पुरानी बात करें, वर्तमान में देखें तो यहाँ पे भी तो श्रम विभाजन है ना। राजनेता लोग राजनीति वाला कार्य देखते हैं, जो न्यायपालिका है वो न्यायिक व्यवस्था देखती है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं मतलब सिविल सर्वेंट तो वो पूरी व्यवस्था को देखते हैं कि कार्य रूप में, व्यवहारिक रूप में वो सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। पंचायत की देखते हैं तो पंचायत जो है विभाग वो गाँवों की सारी ज़रूरतों और आवश्यकताओं को देखता है। तो श्रम विभाजन जरूरी है। इंजीनियरिंग का कार्य करता है, इलेक्ट्रीशियन वाला कार्य करता है, शिक्षक पढ़ाने का कार्य करते हैं, जो श्रमिक होते हैं वो निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो श्रम विभाजन जरूरी होता है, ये भी एक आवश्यक तत्व है। समूह में एकता, देखिए एकता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एकता नहीं है तो भी समाज का अस्तित्व बना नहीं रह पाएगा। तब भी हम नहीं कह सकते कि ये समाज है, मतलब चलिए वहाँ पे जनसंख्या है और वहाँ पे श्रम विभाजन भी है और लोगों में एकता ही नहीं है, कोई जो है काम करने के लिए, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार ही नहीं है, सब अपने मन से ही सारे कार्य करे जा रहे हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या तब भी समाज बना रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ये भी आवश्यक तत्व है कि सबका एक दूसरे से, समितियों का समितियों से, संस्थाओं का संस्थाओं से, समूहों का समितियों से, समूहों का समूहों से, व्यक्ति का समूह से, समूह का व्यक्ति से, व्यक्ति का व्यक्ति से, सब में एक दूसरे में एकता बनी रहे, तभी व्यवस्था चल पाएगी, तभी समाज चल पाएगा। अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था का अस्थायित्व एवं निरंतरता। अस्थायित्व एवं निरंतरता, सामाजिक जो भी व्यवस्था है तो वो मतलब व्यवस्था बनी तो रहे लेकिन उसमें परिवर्तन भी जारी रहे। ऐसा नहीं कि आज से 100 साल पहले जैसे जो भी नियम कानून थे, जो भी नॉर्म्स थे वही आज भी बने रहे। अगर ऐसा रहेगा तो फिर वो समाज बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जो है व्यवस्था में अस्थायित्व तो रहे। ऐसा ही नहीं कि रोज़ बदल ही रहा है, हर 3 महीने पे पूरी व्यवस्था चेंज हो जा रही है, नहीं, व्यवस्था में अस्थायित्व रहे लेकिन समय के साथ साथ उसमें जो भी परिवर्तन लाना है वो परिवर्तन भी हो और ये निरंतरता बनी रहे, ये कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसा नहीं कि आज व्यवस्था बना और एकदम से कोलैप्स हो गया, वो दिख ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर अराजकता हो जाएगी, चीज़ें व्यवस्थित नहीं चल पाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्थायित्व भी रहे और वो उस स्थायित्व में, उस व्यवस्था में निरंतरता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, समय के साथ परिवर्तित होता रहे, वो मॉडिफाई होता रहे, लगातार चलता रहे। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। चलिए अब हम लोग अगला बात करते हैं जॉनसन की, कि एच.एम. जॉनसन क्या कहते हैं। तो एच.एम. जॉनसन बताते हैं कि समाज अमूर्त है। देखिए इनको भी आप लोग जो है ध्यान से देखते रहिएगा, समाज अमूर्त है। तो ये तो मैं आप लोग को बता ही रही हूँ कि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बनता है, संबंध खुद ही अमूर्त है तो समाज भी अमूर्त होगा। इसमें तो कुछ बहुत आपको बताना नहीं है। ये बताते हैं नहीं, ये इन्होंने, देखिए ये सबसे बड़ी विशेषता है इनकी, इन्होंने समाज को मूर्त बोला है। क्या कहा है? कि समाज मूर्त है। अब तक मैं आप लोग को क्या बता रही थी कि समाज अमूर्त है, लेकिन ये विशेषता किसकी है? जॉनसन की है। इन्होंने समाज को मूर्त माना है, ये अमूर्त नहीं मानते हैं। तो आप लोग एकदम से कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए कि समाज को मूर्त किसने कहा है। तो समाज को मूर्त जॉनसन ने कहा है।
क्यों कहा है? क्योंकि ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है प्रजनन यानी कि लोग दिखाई देते हैं, लोगों से बनता है, संख्या से बन के ये जो है तैयार होता है समाज, इसलिए ये क्या है? मूर्त है। जब ये कहते हैं जब लोगों से बना है, लोगों से मिलके बना है, लोग दिखाई देते हैं, तो फिर समाज भी तो मूर्त हुआ ना। तो इसलिए ये उसको मानते हैं कि समाज मूर्त है, क्योंकि ये संख्या से बना है। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई। ये बताते हैं समाज का एक निश्चित क्षेत्र भी होता है। अगर इनकी बात माने तो कुछ हद तक सही भी है। जैसे कि हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज की एक है ना क्षेत्रफल, इंडिया का क्षेत्रफल है। अमेरिकी समाज की बात करें तो वहाँ पे भी एक निश्चित क्षेत्रफल है, यानी कि समाज का एक क्षेत्रफल होता है। अगर हम आदिवासी समाज की बात करें तो उनका भी एक क्षेत्रफल होता है। अब बात करते हैं विस्तृत संस्कृति, तो समाज की एक विस्तृत संस्कृति भी होती है। हर समाज की संस्कृति होती है जो कि कुछ ही क्षेत्र पे ना फैल के पूरे समाज में वो कल्चर फैला होता है। जैसे कि भारतीय लोग अपनी संस्कृति से पहचाने जाते हैं। तो अपनी संस्कृति से क्यों पहचाने जाते हैं? क्योंकि पूरे भारत में एक जैसी संस्कृति दिखाई देती है। सब बड़ों का सम्मान करते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, सब धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर रहते हैं। सब जो है यहाँ पे अब कुछ अपवादों को हटा दें और कुछ मीडिया और कुछ ऐसे क्षेत्रों को हटाएं जहाँ पे वो कल्चर फॉलो नहीं किया जा रहा है। कहिए तो फॉलो क्या किया जा रहा है, वो उनकी ज़रूरतें हैं, वो आवश्यकताएं हैं, वो समय के साथ उनको वहाँ पे चीज़ों को करना पड़ता है। लेकिन ऐसे जनरली क्या है कि यहाँ के यहाँ के जो लोग होते हैं वो पूरे कपड़े पहनते हैं, मतलब साड़ी या सूट, धोती कुर्ता, पैजामा कुर्ता जो भी पहनते हैं पूरे कपड़े पहनते हैं। जबकि अन्य जगह पे हमें इतने व्यवस्थित तरीके से लोग पहनते हुए नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, दक्षिण एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे हैं, लेकिन ये यहाँ की विशेषता है, ठीक है। और ये संस्कृति पूरे जगह पे फॉलो होती है। और स्वतंत्रता, समाज में स्वतंत्रता भी दिखाई देता है। ये मैंने अभी आप लोग को मैकायरम पेज के बारे में बताया कि हाँ समाज में स्वतंत्रता होती है। तो ये तो दोनों हो गई परिभाषा, मतलब इन लोग के आवश्यक तत्व, समाज के की आवश्यक तत्वों में ये दोनों चीज़ें आती हैं। अब हम आगे बात करते हैं, देखते हैं कि हमें आगे क्या जानना है। अब देखते हैं हम समाज की विशेषताएं। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया समाज क्या है, हमने देख लिया कि समाज कैसे बनता है, हमने देख लिया कि समाज की तो संबंध को बनने की आवश्यक दशाएं क्या हैं, हमने देख लिया किंग्सले डेविस समाज को क्या कहते हैं, हमने देखा जॉर्ज सिमेल क्या कहते हैं, हमने देखा र्यूटर क्या कहते हैं, हमने देखा कि मैकायरम पेज समाज को क्या कहते हैं, हमने देखा कि मैकायरम पेज समाज में किन किन तत्वों को आवश्यक मानते हैं, क्या बताते हैं किस एलिमेंट से मिलके बना है। फिर उसके बाद से हमने ये देखा कि किंग्सले डेविस क्या बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं समाज के निर्माण के लिए। फिर हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि एच.एम. जॉनसन समाज को मूर्त मानते हैं, और ये जो है मूर्त क्यों मानते हैं? क्योंकि जनसंख्या पे आधारित होती है। फिर इसके अलावा इन्होंने स्वतंत्रता को और संस्कृति को भी आवश्यक तत्व के रूप में माना है। अब हम चलते हैं समाज की विशेषता के बारे में। ये सब कुछ तो हम लोग जान लिए। जब हम पूरे समाज को समझ लिए तो हर व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं ना। जब हमने किसी के बारे में सुन तो लिया कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसे हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, पूरी चर्चा हमने कर ली उस व्यक्ति के बारे में, तो फिर एक कंक्लूजन निकालेंगे ना, एक निष्कर्ष निकालेंगे ना कि वो इंसान कैसा है। तो बस वैसे ही अब हम लोग सोशियोलॉजी में सोसाइटी के बारे में ये निष्कर्ष निकालते हैं कि फिर समाज कैसा है, समाज में वो कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिनसे हम कहते हैं कि ये समाज है। तो ये है पारस्परिक जागरूकता। देखिए मैंने अभी आप लोग को बताया पारस्परिक जागरूकता के बारे में कि पारस्परिक जागरूकता क्या है। तो पारस्परिक जागरूकता तो मुझे बताना नहीं है आप लोग को
कि यहाँ पे जो समूह होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, इसीलिए एक दूसरे को सहयोग करते हैं या फिर कोई भी संबंध बना पाते हैं। तो पारस्परिक जागरूकता आप लोगों को पता है पहले से ही। समाज अमूर्त है, ये भी पता है। समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बनता है, संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त होता है। अब हम देखते हैं तीसरा, समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों होता है। तो ये थोड़ा सा नया है। देखिए, समाज में सहयोग, ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ समाज में सहयोग होता है। सहयोग न रहे, परस्पर सहयोग न रहे तो फिर समाज में चीज़ें व्यवस्थित चल ही नहीं पाएंगी, समाज का अस्तित्व रह नहीं जाएगा। अब संघर्ष की भी बातें आती हैं, तो क्या अभी तक तो सहयोग की बात हो रही है, अब संघर्ष कहा जा रहा है। तो हमें समाज में संघर्ष भी तो दिखाई देता है। संघर्ष क्यों दिखाई देता है? जब हमारे विचार नहीं मिलते हैं, जब हमारे विचार भिन्न होते हैं, जब हमारी आवश्यकताएं अलग होती हैं, ठीक, जब हमारी संस्कृतियां अलग होती हैं, जब हमारे धर्म अलग होते हैं, तो इन सब ऐसे ही अन्य भी चीज़ें हैं जिनके आधार पे हम जो है संघर्ष दिखाई देता है। तो बात हम अगर आवश्यकता की करें, देखिए ये संघर्ष से चीज़ें परिवर्तित भी होती हैं। ज़्यादातर संघर्ष जो है एक नया परिवर्तन लेके आता है। जैसे हम बात करते हैं, अभी पिछले साल की बात है कि किसान लोग जो है अपने कुछ मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली में कम से कम 1.5 साल तक वो लोग धरना दिए, आंदोलन करते रहे। तो वो क्या था? संघर्ष था। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने हित के लिए। इसीलिए तो संघर्ष हो रहा था। और ये संघर्ष, उनके संघर्ष करने से क्या हुआ कि लास्ट में सरकार उनकी बात मान गई और वो विधेयक पटल से हटा दिया गया, पारित नहीं हो पाया। तो समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों होता है। क्यों संघर्ष होता है? क्योंकि हमें स्वतंत्रता भी तो मिली है। तो जब हमें स्वतंत्रता मिली है तो फिर हम अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए हम मांग कर सकते हैं, हम डिमांड कर सकते हैं ना। हम अपनी हमारी जो भी ज़रूरतें हैं हम उसके लिए कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता मिली है। तो इस तरीके से संघर्ष भी पाया जाता है। ये एक छोटा उदाहरण है। ऐसे मतलब आप लोग संघर्ष लगातार ही देखते हैं, ये तो आए दिन की घटना हो गई है कि कहीं ना कहीं संघर्ष होता रहता है। लेकिन सिर्फ संघर्ष ही नहीं होता है, सहयोग भी बना रहता है। यही रीज़न है कि समाज का अस्तित्व बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों पाया जाता है। अगर सिर्फ ये रहे तब भी समाज सर्वाइव ना कर पाए, सिर्फ ये रहे तब भी समाज सर्वाइव ना कर पाए। इन दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। समाज में समानता एवं असमानता, ये भी नया है, ये भी मैं आप लोग को बताती हूँ कि देखिए समानता होना ना समाज में बहुत ज़रूरी है। अगर समानता ना रहे तो फिर तो किसी समिति का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, फिर तो किसी संस्था का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब विचार मिलेंगे ही नहीं तो लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, और जब जुड़ेंगे नहीं तो फिर कोई कार्य कैसे होगा, कोई परिवर्तन कैसे होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कैसे होगा, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है समाज में समानता भी। जब समाज में समानता होती है, एक जैसे लोगों का विचार मिलता है, एक जैसे ग्रुप होते हैं, एक जैसी सोच होती है, एक जैसी रहन सहन की व्यवस्था होती है, तो वो उन सब के बीच में जो है एक अलग ही हम की भावना होती है, ठीक है। तो समानता भी ज़रूरी है समाज को बने रहने के लिए भी और परिवर्तन के लिए भी, किसी भी संस्था के निर्माण के लिए भी। असमानता भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि समानता। अगर असमानता ना रहे, सब एक ही जैसे रहें, तो क्या कभी किसी नए कार्य की शुरुआत होगी? सब प्रसन्न, सब खुश, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सब अपने आप में ही एकदम प्रसन्न हैं, प्रसन्नचित घूम रहे हैं। तो जितनी चीज़ें जो है ए के पास है वो सारी चीज़ें बी के पास भी है। ये अपने एक अच्छी लाइफ जी रहा है, ये अपनी एक अच्छी लाइफ जी रहा है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, तो क्या कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। लेकिन जब असमानता होती है, हमारे मन में एक असंतुष्टि होती है, जब हम इसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो फिर हम कुछ नया करते हैं। तो और जब हम नया करते हैं तो परिवर्तन निरंतर गतिशील बना रहता है। तो समाज में समानता और असमानता दोनों दिखाई देता है और दोनों ये इसकी विशेषताएं हैं।
चाहे आप उसको जाति के रूप में असमानता देख लें, प्रजाति के रूप में देख लें, लिंग के रूप में देख लें, धर्म के रूप में देख लें, जैसे भी देख लें आपको समानता दिखाई देती है। वर्ग के रूप में हर तरीके से समानता और असमानता दोनों दिखाई देती है, क्योंकि कुछ लोग एक जाति के होते हैं, कुछ लोग उस जाति के नहीं होते हैं, कुछ लोग एक वर्ग के होते हैं, कुछ लोग उस वर्ग से नहीं होते हैं, कुछ लोग एक प्रजाति से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग उस प्रजाति से बिलोंग नहीं करते हैं। अब आता है समाज में परस्पर निर्भरता। समाज में परस्पर निर्भरता, अन्योन्याश्रितता, अन्योन्याश्रितता, ये अन्योन्याश्रितता है। तो समाज में परस्पर निर्भरता या अन्योन्याश्रितता पाई जाती है। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि भाई एक दूसरे से सब लोग जुड़े होते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तभी किसी भी संस्था समुदाय का निर्माण होता है। समिति का समुदाय का तो निर्माण नहीं होता है, स्वतः स्फूर्त होता है, लेकिन किसी भी संस्था या समिति का निर्माण तभी होता है, कोई भी ग्रुप तभी बनता है, चाहे वो आयु वाले ग्रुप हो, चाहे वो पीयर ग्रुप हो, या फिर किसी भी एक तरीके की समानता को लेके बना दिया जाए कि ये महिला समाज है। तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। और ये तो होता ही है। इसके अलावा जैसे कि आप दुकानदार पे भी निर्भर रहते हैं, आप टीचर पे भी निर्भर रहते हैं, आप परिवार पे भी निर्भर रहते हैं, आप परिवहन व्यवस्था पे निर्भर रहते हैं, आप शासन व्यवस्था पे निर्भर रहते हैं, आप की जो भी आप कपड़ा पहनते हैं उसके लिए आप किसी पे निर्भर रहते हैं, और वो सब आप पे निर्भर रहते हैं। दुकानदार को आप पैसे देते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो परिवहन जो है आपके पैसे पे निर्भर है। अगर सुरक्षा मिल रही है तो परिवार को, तो परिवार आप पे किसी चीज़ों के लिए निर्भर है। मतलब ये परस्पर निर्भरता बनी रहती है। अब देखते हैं सातवां कि परिवर्तनशील है। अच्छा कि परिवर्तनशील है। तो ये तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि समाज परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समाज में भी लोग रहते हैं, लोगों में परिवर्तन आता है, व्यवस्था में परिवर्तन आता है, समाज में परिवर्तन आता है। तो इस तरीके से समाज परिवर्तनशील है, इसमें हमें आप लोग को कुछ नया नहीं बताना है। अब मनुष्यों तक सीमित नहीं है। ये क्या है कि ये है कि समाज जब संबंधों से ही बना है, तो संबंध ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मानव में पाए जाते हैं, पशु समाज में भी तो संबंध पाया जाता है। तो जब पशु समाज में भी संबंध पाया जाता है, तो इसका मतलब कि पशुओं का भी समाज होता है। यानी कि सिर्फ मनुष्यों तक ही जो है संबंध सीमित नहीं है, समाज सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पशु समाज, पशुओं में भी समाज पाया जाता है। ठीक है, इसको 3 रूपों में बांटते भी हैं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। एक स्तनपायी समाज जिसमें पशु आते हैं, और ये है कीट समाज यानी कि कीड़ों मकोड़ों का समाज, और तीसरा है वानर समाज। लेकिन समाजशास्त्र जो है सिर्फ मनुष्यों के समाज का अध्ययन करता है, हम पशु समाज का अध्ययन नहीं करते हैं। तो ये रहा हम लोग का आज का पूरा टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोग को सोसाइटी के बारे में लगभग सारी चीज़ें बता दी, और आई थिंक कि आप लोग को पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी शब्द में किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन हो अगर आप लोग को, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी कि चीज़ें कैसे हैं, और मतलब उसको
क्या कमी रह गई कि आप समझ नहीं पाए। मतलब मैं उसको जहाँ भी हो, जैसे कि आप लोग ये बता दीजिएगा कि मुझे यहाँ दिक्कत है और ये दिक्कत है, आपने यहाँ ऐसे कहा था और दूसरे लाइन में आपने ऐसे कहा था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इसे अलग अलग क्यों बताया। तो वो क्या माइनर डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हुई, वो मैं समझ जाऊँगी और फिर मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूँगी। लेकिन आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगे, आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू।